कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले तो हमें ऐसा लगता था कि यार जो लाइट है वो हमेशा सीधी सीधी जाती है, ये लाइट ऐसे मुड़ती उड़ती नहीं है, कि जहाँ पे उसको ऐसे बिल्कुल ओपेक सब्सटेंस दिख जाता है वहां पे जाकर रुक जाती है, और जहाँ पे उसको एक ऐसी चीज मिलती है कि यहाँ के इसके अंदर से निकला जा सकता है, उसके अंदर से वो निकल जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कभी बेंड वगैरह नहीं होती। लेकिन ये बेंडिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जब पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, और यहाँ पे मेरा बहुत दूर से इन्फिनिटी से सन की रेज आ रही है। ये बिल्कुल जब इन्फिनिटी से आएंगी सन की रेज, ये तो मैंने बहुत पास बना दिया क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, तो मेरे को एक्चुअली में स्क्रीन यहाँ बनानी चाहिए। ये मेरी स्क्रीन, और यहाँ, ओके सो ये मेरी स्क्रीन, और यहाँ पे इन्फिनिटी से, ये मान लो बीच में कुछ भी नहीं है, ये स्क्रीन है बिल्कुल एंड पे, और ये इन्फिनिटी पे मेरा सन है, और यहाँ से मेरी सनरेज आ रही है। तो सनरेज जब इन्फिनिटी से आएंगे तो बिल्कुल पैरेलली आएंगी। तो यहाँ से सनरेज ने पैरेलली चलना स्टार्ट किया, और सनरेज जब पैरेलली चल रही थी तो स्ट्राइक भी सनरेज ने कैसे किया, यहाँ से ऐसे पैरेलल। तो मतलब जो मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन थी वो इलिमिनेट होगी जो मैंने सन के सामने रख दी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अभी तक मेरे को यही लगता था कि जो मेरी सन रेज हैं, जो मेरी लाइट रेज हैं, वो सीधी सीधी जाती हैं। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार इसको ना ब्लॉक कर देते हैं, बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। यहाँ पे स्क्रीन थी, तो बीच में हमने ऐसी पूरी एक कार्डबोर्ड से लेके, कार्डबोर्ड होता है ना वो जो गत्ते का होता है, वो ऐसे बीच में ऐसे रख दिया, पूरा का पूरा ऐसे फ्लैट। फिर हमने ये जो देखा, जो पूरी की पूरी लाइट आ रही थी स्क्रीन पे, वो एकदम से पूरा डार्क हो गया। तो हमने बोला कि ठीक है जी, समझ आ गया कि अगर बीच में तुमने कोई ओपेक सब्सटेंस रख दिया, अगर बीच में कोई ओपेक सब्सटेंस रख दिया, तो फिर क्या होगा, ये पूरी की पूरी स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी, मतलब ओपेक सब्सटेंस अपने अंदर में से लाइट वेव को पास होने नहीं देगा। यहां तक सब कुछ सही था। फिर हमने यस। क्या किया, हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ये जो हमने ओपेक जो दीवार बनाई है ना, दीवार के बीच में थोड़े थोड़े से स्लिट्स करके देखते हैं। स्लिट का मतलब क्या है? स्लिट इज समथिंग विच इज वेरी 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 स्मॉल ओपनिंग। एक्चुअली में कैसे किया जाता है, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन खींच देते हैं, मतलब बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग हो जाती है, और उस ओपनिंग में से हम देखेंगे कि लाइट कितनी निकल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्लिट कर दिया, यहाँ पे स्लिट कर दिया। मैंने बहुत बड़ा बनाया, बट एक्चुअली में ये स्लिट बहुत छोटा होता है, ठीक है। और फिर एक और मैंने यहाँ पे स्लिट कर दिया, और हमने क्या कर दिया, दो स्लिट कर दिए, मतलब हमने की डबल स्लिट कर दी। तभी इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये स्लिट्स करने के बाद हमने क्या सोचा था भाई, हमने सोचा था कि पैरेलल रेज आएंगी अपना, आराम से सारी रेज पैरेलल आएंगी। जो रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी वो तो नहीं पहुंच पाएगी आगे, जो रे थोड़ा सा नीचे स्ट्राइक करेगी ये भी नहीं पहुंच पाएगी, जो भी रेज इस ओपेक दीवार पे टच करेंगे वो तो नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन जो रेज यहाँ के बीच में से निकल जाएंगी तो पैरेलली यहाँ पे पहुंच जाएंगी सीधी सीधी। और ये जो थोड़ा थोड़ा सा सरफेस है ये इलिमिनेट हो जाएगा दीवार का, यहाँ पे लाइट होगी, बाकी सब कुछ डार्क होगा। लेकिन जब एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट किया तो हुआ क्या, जो लाइट रेज ने यहां से चलना स्टार्ट किया, और यहाँ पे आके लाइट रे हो गई बेंड, इधर बेंड होगी, यहाँ बेंड होगी, यहाँ बेंड होगी। और नीचे वाले स्लिट से लाइट रेज आई, वो यहाँ पे बेंड होगी और सीधा चलेगी, और यहाँ बेंड होगी। पर जब मैंने अल्टीमेटली ये एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे को पता चला क्या, कौन सा सरफेस इल्यूमिनेटेड था, ये सारा का सारा सरफेस इल्यूमिनेट हो चुका था, मतलब यहाँ पे लाइट पहुंच रखी थी। हमने तो दो ही स्लिट्स किए थे, यहाँ पे और यहाँ पे। तब वहां से मेरे को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगना स्टार्ट हुआ कि यार जो लाइट है ना वो सीधी नहीं जाती, कि मतलब जैसे ही उसको लाइट को मोड़ दिखता है वो सकता है थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ये दोनों रेज आपस में इंटरफेयर करने लगी हैं। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे जाके बात करेंगे कि इंटरफेरेंस हो गया दो रेज के बीच में। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1 हमने परफॉर्म किया, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा कि लाइट रेज जो है वो बेंड हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसको पूरा प्रॉपरली प्रूव करने के लिए हमने क्या सोचा, ये जो ओपेक हमने बनाया था, ओपेक जो दीवार बनाई थी, हमने सोचा ओपेक दीवार को ना छोटा करके देखते हैं। ये तो हमने इन्फिनिटी लॉन्ग ओपेक दीवार बनाई, उसके बीच में से दो स्लिट्स कर दिए, वहां से हमें पता चला कि लाइट रेज बेंड होती है। तो हमने सोचा ये ओपेक दीवार जो हम बना रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जब मैंने वॉल हटा दी, अब तो पूरी की पूरी स्क्रीन इल्यूमिनेट होगी, सारी की सारी स्क्रीन।
लाइट होगी क्योंकि बीच में कोई भी दीवार है नहीं। तो ये पूरी स्क्रीन है, मैं 3D में बना देता हूँ इसको। ये स्क्रीन है, ये एकदम से जगमगा गई क्योंकि भाई तुमने सन के सामने रख दी, सन के सारी रेज पे आके पड़ रही थी, ये लाइट यहाँ पे लाइट ही लाइट होगी। फिर हमने क्या किया, एक ओपेक दीवार बनाई, उसको हमने यहाँ पे ऐसे ओपेक वॉल बना दी। दिस इज एन ओपेक सब्सटेंस। इसको मैं थोड़ा काला बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ये ओपेक है, ठीक है, इसमें से लाइट नहीं निकल सकती। अब एक बार फिर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से रेस चलेंगी, तो रेस इसके ऊपर से पास होगी, ये ऊपर का एरिया पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगा और नीचे वाला पूरा एकदम से डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये ओपेक सब्सटेंस उसको रोक देगा। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से रेज आई और वो यहाँ तक बेंड होगी। तो ये वाला जो सरफेस था, इतना वाला, जो हमें लग रहा था ये वाला सरफेस डार्क होगा, लेकिन ये वाला सरफेस भी ब्राइट निकला है। तो एक बार फिर हमें ऐसा लगा कि भाई ऐसा नहीं होता कि लाइट सीधी सीधी जाती है, हो सकता है लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जो यहाँ पे ब्राइट सरफेसेस आए ना, ये ब्राइट ऐसा नहीं है कि ब्राइटनेस की इंटेंसिटी सेम नहीं है, ये ब्राइटनेस की इंटेंसिटी हर जगह पे अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा ब्राइट था, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्राइट था, फिर बीच में थोड़ा सा डार्क हो गया, फिर थोड़ा सा और कम ब्राइट था, फिर थोड़ा सा डार्क हो गया, फिर थोड़ा और कम ब्राइट था। ऐसे थोड़ा सा वो वेरी कर रहा था, कभी ब्राइट आ गया, कभी डार्क आ गया, कभी ब्राइट आ गया, कभी डार्क आ गया। तो फिर वहां से हमें आइडिया लगा कि यार लाइट रे बेंड तो हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट रे हर जगह पे सेम इंटेंसिटी के साथ जाएगी। कहीं कहीं पे लाइट रे ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करेगी, कहीं कहीं पे लाइट ज्यादा डार्कनेस क्रिएट करेगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ये जो स्क्रीन थी, स्क्रीन के सामने मैंने एक गोल रख दिया, ठीक है, गोल वाला ओपेक सब्सटेंस रख दिया ऐसे, एक है स्फेरिकल ओपेक सब्सटेंस, ऐसे मैंने रख दिया इसके ऊपर। इसको तुम प्लेट लगा लो, ये काली प्लेट, हमने इसको उसके सामने रख दिया। बहुत बड़ी प्लेट है ये, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ताकि पूरी मेरी स्क्रीन पूरी काली हो जाए। और फिर इस ओपेक प्लेट के अंदर मैंने कर दिया एक होल, इसके बीच में कर दिया मैंने एक होल, ताकि इसमें से लाइट निकल के यहां स्क्रीन पे आके लग जाए। तो अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरी जो स्क्रीन है, क्योंकि मैंने बीच में होल कर दिया, मुझे लगा था कि यहाँ से इस होल में से जो लाइट रेस पास कर जाएंगी वो यहाँ पे जाके इल्यूमिनेट कर देंगी। तो मुझे लग रहा था स्क्रीन पे एक बड़ा सा सर्कल बन के आ जाएगा मेरे पास। लेकिन एक्चुअली में स्क्रीन पे हुआ क्या, एक ऐसे ब्राइट सर्कल तो मेरे पास बन के आ ही गया, ये ब्राइट सर्कल बन के आ गया, लेकिन इसके आसपास सब कुछ पूरा डार्क नहीं था, इसके आसपास सब कुछ पिच डार्क नहीं था। इसके आसपास क्या हुआ, थोड़ी सी डार्कनेस आई, फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई, फिर थोड़ी सी डार्कनेस आई, फिर थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई, थोड़ी सी डार्कनेस फिर ब्राइटनेस, फिर ऐसे करते करते अल्टीमेटली पूरी डार्कनेस स्टार्ट हो गई। ओके, तो हमें यहां से एक चीज समझ में आई कि यार ये जो लाइट है, ये मोड़ आने पे थोड़ा सा मुड़ जाती है, और मुड़ने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पूरा उसको जगमगा, मतलब पूरा उसको इलिमिनेट कर देगी। मुड़ने के बाद भी वो अलग अलग इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगी हर अलग अलग जगह पे। तो फिर फाइनली हमने एक एक्सपेरिमेंट किया इसको पूरा प्रॉपरली प्रूव करने के लिए, जिसमें हमने सोचा दो स्लिट की बजाय ना हम एक ही स्लिट करते हैं, ताकि हमारी पूरी कंफर्मेशन हो जाए कि लाइट मुड़ती भी है कि नहीं मुड़ती, और अगर मुड़ती है तो किस फॉर्मूले के साथ मुड़ती है, उसके डार्क पैच कहाँ आएंगे, लाइट पैच कहाँ आएंगे, वो सब चीजें हमने कैलकुलेशन से बताई। तो इस केस में फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा होगा ये लाइट है, ठीक है, और तुम्हें एक पैच दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत बड़ा सा। अब तुम देखो, ये लाइट का सोर्स तो सेम ही है, ये लाइट की रेज जितनी दूर है ये लाइट, वहां से तुम ऐसे लगा लो ये लाइट ऑलमोस्ट इन्फिनिट आ रही है, ठीक है, इसकी सारी रेज इकट्ठी आएंगी। लेकिन एक जगह पे तुम्हें दिख रहा होगा ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, फिर दूसरी जगह पे तुम्हें दिख रहा होगा डार्क है, और ये इस डार्क को भी अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं है कि ये वाला डार्क और ये वाला डार्क सेम डार्क है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा ये ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से जाता। और अगर मैं लाइट सोर्स से बहुत ज्यादा दूर चला जाऊं तो एंड में पूरा डार्क आ जाएगा, और अगर मैं लाइट सोर्स के बहुत ज्यादा पास आऊं तो ये पूरा का पूरा ब्राइट है,
इस ब्राइट के बाद होगा हमारा डार्क, फिर उसके बाद होगा हमारा ब्राइट, उसके बाद होगा डार्क, उसके बाद होगा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, लाइक दिस। जो बीच वाला सबसे ज्यादा ब्राइट वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। ये इतना ज्यादा सेंट्रल ब्राइट है कि तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, मैंने सी भी लिखा है वहां पे, ठीक है। बीच वाला एरिया इज सेंट्रल ब्राइट। सिमिलरली इससे लेफ्ट साइड पे भी होगा, सेंट्रल ब्राइट के बाद हमारा आएगा पहला डार्क पैच, वी कॉल इट द फर्स्ट डार्क बैंड। उसके बाद वी कॉल इट द फर्स्ट ब्राइट बैंड। उसके बाद वी हैव सेकंड डार्क बैंड एंड सेकंड ब्राइट बैंड एंड थर्ड डार्क बैंड एंड थर्ड ब्राइट बैंड, लाइक दिस। इधर भी ऐसा ही जाएगा, बीच में होगा सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद पहला डार्क बैंड, फिर पहला ब्राइट बैंड, फिर पहला डार्क, फिर दूसरा डार्क बैंड, फिर दूसरा ब्राइट बैंड एंड सो ऑन लाइक दिस। और इसके लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, दैट एक्सपेरिमेंट इज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं यहीं पे करता हूं, ठीक है। मैं अपनी जो स्लिट है उसको इस तरह से बनाता हूं, यहां से इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, यहां से हर जगह से रेज आ रही है इन्फिनिटी से, और यहां पे मैंने बीच में अपनी स्लिट कर दी। अब इसको मेरे को थोड़ा सा तुम्हें मैग्नीफाई करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन तुम दिमाग में इस चीज को हमेशा रखना कि ये जो स्लिट है ये बहुत छोटी होती है, लेकिन हमें अभी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई कर देंगे, तो मेरी स्लिट है वो इतनी बड़ी है, ठीक है। दिस इज माई स्लिट। और इस स्लिट के जो बिल्कुल बीच में जो ये वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट स्लिट के बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट होता है, यहां पे हमें मिलता है अपना ब्राइट बैंड, मतलब कि सेंट्रल ब्राइट बैंड। और ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे ऐसे। और ये जो चीज है ये है हमारा पहला डार्क बैंड, ये भी जो चीज है ये हमारा पहला डार्क बैंड। फिर उसके बाद डार्क के बाद हमें मिलता है दूसरा ब्राइट। ये दूसरा जो ब्राइट होता है ये ब्राइट तो होता है लेकिन इसके जितना ब्राइट नहीं होता, तो ये थोड़ा सा नीचे होता है। दिस इज माई फर्स्ट ब्राइट। ये सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, ये सेकंड ब्राइट। और ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। ये जो बीच वाला जो एरिया जो स्लिट होगी मेरी, अब ये सिंगल स्लिट, ठीक है। सिंगल स्लिट के बिल्कुल बीच में जो एरिया, उसके सामने अगर यहाँ पे हमने स्क्रीन रखी है, तो सिंगल स्लिट के बिल्कुल सेंटर के सामने जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा बनेगा सेंट्रल बैंड। सेंट्रल के बैंड के बाद अगर मैं साइडों में जाऊंगा तो थोड़ी दूर बाद जाके मेरा आ जाएगा फर्स्ट डार्क बैंड, जो होगा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा होगा बड़ा बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा अगली ब्राइटनेस आएगी लेकिन वो थोड़ी सी कम होगी, और उसके बाद थोड़ा आगे जाके मेरा आ जाएगा सेकंड डार्क बैंड, ये थोड़ा सा पतला होगा पहले वाले से, एंड सो ऑन इट गोज ऑन लाइक दिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखें कि जो भी मेरा यहाँ से लाइट सोर्स है, लेट्स से सन रेज है जो यहाँ से मैंने पास करवाई है, तो वो जो सन रेज आएंगी उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी लैम्डा, उनकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी लैम्डा। और मेरा पहला डार्क बैंड अगर मेरे को निकालना है, मेरा पहला डार्क बैंड कहाँ पे आएगा, तो उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो मिड पॉइंट है स्लिट का, बड़े ध्यान से सुनना, इसको जो मिड मिड पॉइंट है स्लिट का, उसके अगर मैं बिल्कुल ही सामने चला जाऊं ऐसे, तो यहाँ तो मेरा सेंट्रल ब्राइट बैंड आएगा। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊं पहले डार्क बैंड की तरफ, और ये जो एंगल बन रहा है उसको अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा, एंगल को अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो मेरा जो a sin थीटा होगा, एंड व्हाट a is द विड्थ ऑफ द स्लिट।
जो a sin theta होगा that would be equal to 1 lambda. Lambda is the wavelength of the light, a is the length of the window, और थीटा वो एंगल है जब मैं पहले डार्क बैंड की तरफ जाऊंगा. तो इसको मेरा फॉर्मूला इसका a sin should be equal to 1 lambda. अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके a की और लैम्डा की वैल्यू पुट करके थीटा निकाल दूं, तो मतलब कि स्ट्रेट लाइन से जब मैं इस एंगल थीटा पे जाऊंगा वहां पे मेरे को पहला अपना डार्क बैंड मिल जाएगा. इसी तरह से इस डायरेक्शन में भी मेरे को अपना डार्क बैंड उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा. और मेरा जो दूसरा डार्क बैंड है, अगर मेरे को ये वाला दूसरा डार्क बैंड चाहिए, इसके लिए लेट्स से योर एंगल इज थीटा 2. इसके लिए if your angle is theta 2, your दूसरा डार्क बैंड would be at an angle of sin theta 2, where a sin theta 2 is equal to 2 lambda. Similarly इधर भी ऐसे होगा, a sin theta 2 is 2 lambda. अगर मेरे को तीसरा डार्क बैंड चाहिए, a sin theta 3 should be equal to 3 lambda. ये इधर भी वैलिड है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी वैलिड है. ठीक है, मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पे मेरे डार्क बैंड्स मेरे को मिलते जाएंगे. और ये तो है 1 लैम्डा और ये 2 लैम्डा. इन दोनों के बीच में क्या है? 1.5 लैम्डा. दिस इज 1 लैम्डा डार्क बैंड, 2 लैम्डा डार्क बैंड. दोनों के बीच में मेरे पास क्या है? 1.5 लैम्डा. 1.5 लैम्डा पे वी विल बी हैविंग द फर्स्ट ब्राइट बैंड. तो ये सारे जो फॉर्मूलाज थे, these were for finding out the dark bands. और फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए मैं क्या लिखूंगा? a sin theta should be equal to 1.5 lambda. Yes sir. सेकंड ब्राइट बैंड के लिए मैं लिखूंगा a sin theta, जो भी थीटा होगा, would be equal to 2.5 lambda. Next would be a sin theta is equal to 3.5 lambda. ये है सारे ब्राइट बैंड्स. ठीक है? यस सर. ओके, इससे पहले कि हम इसको नोट करें, थोड़ी सी एक बार ना थीटा की बात कर लेते हैं. ये जो थीटा है, ओके, लेट मी मेक दिस डायग्राम वंस अगेन. क्योंकि हमारी जो स्लिट है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, क्योंकि हमारी स्लिट, हमने बोला कि जैसे कार्डबोर्ड होता है उसमें छोटी सी अगर लाइन खींच दी तो वो एक होती है स्लिट. तो अगर मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है, सो इफ दिस इज माई स्क्रीन लाइक दिस, यहाँ पे मेरी स्क्रीन है, एंड इसके सामने आई हैव एन ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने छोटी सी स्लिट बना दी, ये अपनी छोटी सी स्लिट बना दी. ये बहुत छोटी सी स्लिट है, ठीक है, बहुत छोटी लाइन होती है. तो ये स्लिट होती है बहुत पतली, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट एट डी, ये बहुत ज्यादा होता है. मतलब कि योर डिस्टेंस बिटवीन the screen and the opaque object D is greater than A. स्लिट तो बहुत छोटी सी थी, और स्लिट की विंडो को हमने क्या माना था? A. और ये डिस्टेंस D, ये D बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे जब मैंने साइन थीटा निकाला, मेरा साइन थीटा क्या आएगा? ये वाला पहला डार्क बैंड यहाँ पे कहीं पे आएगा. ये भी मैं ज्यादा बना रहा हूँ, लेकिन पहला डार्क बैंड यहाँ पे आएगा. और अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया, दिस डिवाइडेड बाय ये d. Yes sir. Okay, so what I'm trying to tell you is sin theta, जब d बहुत ज्यादा बड़ा होता है a से, तब हम sin थीटा को ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा लिख लेते हैं. Yes sir. Okay, let's say अगर मैं तुमसे पूछूं what is sin of 30 degrees, तुम बोलोगे sin 30 is equal to half. तो मैं तुम्हें बोलूंगा कैसा करो, 30 को हाफ के इक्वल मान लो. तुम बोलोगे ऐसे कैसे मान लो, 30 is equal to half थोड़ा ना होता है. लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि what is sin of 0.000001 डिग्री, तो इसका जो आंसर आएगा that will also be equal to 0.000001. तो इस केस में जब मेरा थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, उस केस में I can say that my sin theta is approximately equal to theta. तो इन सारे केसेस में my theta is extremely extremely small,
तो इन सारे केसेस में तुम साइन थीटा की बजाय सिंपली थीटा भी लिख सकते हो. सो आई कैन से दैट माय फर्स्ट डार्क बैंड वुड बी एट a theta is equal to lambda. Yes, sir. ठीक है, टेक अ मिनट, नोट दिस डाउन, फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन को तुम्हें पता होगा जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज 6500 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10 raised to the power -10 मीटर. ठीक है, so the question is a slit of width a, एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें जो स्लिट की विड्थ है वो है a. A slit of width a is illuminated by a red light of wavelength 6500 angstrom. A slit of width a is illuminated by a red light of wavelength 6500 angstrom. Now the question is find a if. Find a if. दो questions हैं. Find a if, question number 1, first minima is at 30 degree. Question number 2, first, when I say first minima, what I'm saying is first dark band. Question number 2 is first bright band, not central band. First bright band is at 30 degree. समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला मैंने? तो फिर से बोलिए ना. एक स्लिट है. ओके, सो वी हैव अ स्लिट ऑफ a सेंटीमीटर. ठीक है, एक स्लिट है which has dimensions a. उसको हमने इल्यूमिनेट किया एक लाइट के साथ और उस लाइट की वेवलेंथ कितनी थी 6500 एंगस्ट्रॉम. फिर उसके बाद हमें a फाइंड करना है. अगर पहला डार्क बैंड 30 डिग्री पे आ रहा है, अगर पहला डार्क बैंड 30 डिग्री पे आ रहा है तो a कितना होगा? ओके, जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है लाइट के बारे में, वो प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन. पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट वेव. एक्चुअली में पोलराइजेशन जो है वो किसी भी वेव की हो सकती है, लेकिन हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट वेव. लेकिन लाइट वेव की पोलराइजेशन से पहले मैं एक नॉर्मल मैकेनिकल वेव की पोलराइजेशन पढ़ना चाहता हूँ. तो मैकेनिकल जो एक वेव होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास एक रस्सी है. जब हम जिम में जाते हैं ना, तो जिम में वो रस्सी को हम ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो हमने रस्सी को ऊपर नीचे क्या करके क्या कर दिया, उसमें एक वेव क्रिएट कर दिया. वो वेव की तरह आगे जाके थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है. या फिर मैकेनिकल वेव क्या हो गया, तुमने पत्थर फेंक दिया पानी में तो एकदम से पानी में वेव्स बन जाते हैं. क्या? यस सर. पानी में एकदम वेव्स बन जाते हैं और फिर कुछ देर बाद जाके वो रुक जाती है. ये हमारी मैकेनिकल वेव्स. सो दिस इज जस्ट लाइक, अगर मेरे को पिक्चराइज करना है इस चीज को, कि मैं जिम में गया, जिम में पीछे एक दीवार थी, दीवार के साथ मैंने यहाँ पे रस्सी बांधी और रस्सी को मैं यहाँ पे पकड़ के खड़ा हो गया अपने हाथ पे. दिस इज मी. और मैंने यहाँ पे रस्सी पकड़ ली. ठीक है, और मैंने इस रस्सी को ऐसे कर दिया एकदम से. जब मैंने रस्सी को ऊपर नीचे कर दिया तो यहाँ पे ये जो रस्सी थी, ये रस्सी ऐसे बन जाएगी. ये मैंने एक वेव क्रिएट कर दी. अब तुम सोच के देखो, रस्सी को मैंने ऐसे ऊपर नीचे किया, मैं ऐसे लेफ्ट राइट भी तो कर सकता था रस्सी को. तो फिर जो मेरी वेव बनती, अगर मैं रस्सी को लेफ्ट राइट कर दूं, तो अब जो मेरी वेव बनेगी वो कैसे बनेगी? इनटू द बोर्ड एंड आउट ऑफ द बोर्ड. तो मेरी वेव बनेगी इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, इनटू आउट, इनटू आउट, इनटू आउट. मतलब कि समथिंग लाइक दिस. मैं इसको बना नहीं पाऊंगा बोर्ड पे क्योंकि ये गलत हो जाएगा, मैं कुछ भी बनाऊंगा गलत होगा. सो एक्चुअली दिस वेव इज गोइंग इन एंड कमिंग आउट, गोइंग इन एंड कमिंग आउट लाइक दिस. यस सर. अब तुम सोच के देखो, अब तो मैंने उस रस्सी को पहले ऊपर नीचे किया, फिर मैंने रस्सी को लेफ्ट राइट किया. ऐसे भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा डायगोनल कर सकता हूँ, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, हर तरफ घुमा दिया मैंने रस्सी को, कुछ ना कुछ करके घुमा दिया. तो जो रस्सी है उसकी बहुत सारी वेव्स बन जाएंगी, हर डायरेक्शन में उसकी वेव बन जाएगी. एक तो ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में रस्सी की ऐसे वेव बन जाएगी, लेफ्ट राइट वेव बन जाएगी, ऊपर नीचे हर जगह पे उसकी वेव बन जाएगी. तो बहुत सारी यहाँ पे रस्सी की वेव्स बन जाएंगी. मतलब रस्सी की जो वेव्स हैं वो यहाँ से हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी. इस रस्सी में वी विल हैव वेरियस वेव्स जो इस रस्सी में बन जाएंगी और इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड.
इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड वेव, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा पा रही है वो, इसको हम बोल रहे हैं अनपोलराइज्ड वेव। ओके, सो ये नॉर्मल मैकेनिकल जिंदगी में, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में अगर मेरे को वेव को समझना है तो ये एक अनपोलराइज्ड वेव है। लेकिन अब तुम सोच के देखो कि वो जो रस्सी के साथ जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो मान लो किसी होल में से जा रही है, यहाँ पे ना एक दीवार है, इस दीवार में से जा रही है, और इस दीवार में मैंने जस्ट एक ऊपर से नीचे ट्रांसफर्स करने के लिए एक स्लिट बना रखी है, सिर्फ इसी में से रस्सी मेरी पास कर सकती है ऐसे। मतलब कि अब ये जो रस्सी है, अगर मैं इसको लेफ्ट राइट करूंगा इस रस्सी को, तो यहां तक तो ये वेव ट्रेवल करेगी, आगे पीछे, लेकिन इसके बाद लेफ्ट राइट होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ये वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी। हम्म? तो और मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमाऊंगा, ये स्लिट में से वेव आगे पास नहीं कर पाएगी, लेकिन सिर्फ एक ही केस में इस स्लिट में से वेव पास कर पाएगी, जब मैंने ऊपर नीचे किया, क्योंकि ऊपर नीचे जाने की यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन है। अगर मैंने वेव को ऊपर नीचे कर दिया तो वेव में से ये पास हो जाएगा, स्लिट में से ये पास हो जाएगा, लेकिन कोई भी और डायरेक्शन स्लिट में से पास नहीं करेगा। तो अगर मैंने यहां से अनपोलराइज्ड वेव को भेज दिया, अनपोलराइज्ड वेव को मैंने यहां से भेज दिया, तो इस स्लिट में से पास करने के बाद यहां पे तुम्हारे पास एक ऐसी वेव आएगी जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेव कर रही होगी, और उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड वेव। उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड, आई एम सॉरी, दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। और ये जो मटेरियल है जिसने इस वेव को पोलराइज कर दिया, इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। क्योंकि इसने पोलराइज कर दिया उसको, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पोलराइजर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक वेव थी अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड का मतलब कि भाई वो किसी भी डायरेक्शन में अपना ट्रांसफर्स कर रही थी, ऊपर नीचे जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, डायगोनल जा रही थी, हर डायरेक्शन में वो मूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच में हमने लगा दिया पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब क्या है? काइंड ऑफ अ फिल्टर। फिल्टर लगा दिया कि अब एक ही डायरेक्शन में मेरी जो वेव है वो ट्रेवल कर सकती है, और इसको हमने बोला पोलराइजर। और जो उसके आगे वेव निकल के आ गई, दैट इज अ पोलराइज्ड वेव। ओके, ठीक है, सब कुछ सही है यहां तक रिद्धिमा? या हेलो? ओके, अब नेक्स्ट इज, ये मेरे पास पोलराइज्ड वेव मेरे को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। यहाँ से मैंने अनपोलराइज्ड वेव यहाँ से छोड़ी, यहाँ पे मैंने बीच में पोलराइजर लगा दिया। और इस केस में देखो, ये वाली जो वेव थी ये तो हर डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ये वाली वेव इज अनपोलराइज्ड। लेकिन यहां से पोलराइजर के बीच में से पास करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे वेव आएगी, दिस विल बी इन वन डायरेक्शन, सिर्फ ऊपर नीचे। और Yes. मान लो यहाँ पे मैंने एक और टूल लगा दिया, और इसमें ये जो स्लिट है ये लगा दी मैंने दूसरी डायरेक्शन में, ये मतलब कि दिस वेव, दिस इज लाइक ऐसे। अब ये वाली जो वेव है इस वाली स्लिट में से तो पास कर नहीं पाएगी। Yes, sir. पहले यहाँ पे हर डायरेक्शन में थी, ऑल डायरेक्शंस, यहाँ पे वी हैव वन डायरेक्शन। और लेकिन जब ये दूसरी स्लिट आ गई तो ये वाली वेव भी इसमें से पास नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे वी विल हैव नो वेव। और ये जो दूसरा वाला सब्सटेंस हम यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर का मतलब क्या है कि ये चेक करता है कि पिछली वाली जो वेव है वो पोलराइजर यहाँ पे ढंग का लगा था कि नहीं, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड वेव आई, यहाँ पे एक पोलराइजर लगाया, वहां से हमारी बन गई एक डायरेक्शन में वेव। फिर उसके बाद हमने एक आगे एनालाइजर लगाया, वो एनालाइज करेगा, और एनालाइज करके अपनी डायरेक्शन इस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कि इसके आगे कोई भी वेव ना पास कर पाए। ठीक है, और इसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल, एक एप्लीकेशन जो तुमने डे टू डे लाइफ में भी देखी होगी, रेबैन की जो शेड्स आते हैं, जो गॉगल्स आते हैं, तो वो कभी कभी पब्लिसाइज करते हैं कि दिस इज अ ट्रू पोलराइजर। उसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। जब भी लाइट रेज को हमें पोलराइज करना होता है, अगर ये तो मैकेनिकल वेव थी, अब यहाँ पे अगर लाइट रेज आ रही होती, लाइट रेज को पोलराइज करने वाला जो टूल है, इसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। दिस इज कॉल्ड पोलरॉइड।
और रेबैन वाले जो लोग हैं वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके जो शेड्स हैं दे आर अ कंप्लीट पोलरॉइड, मतलब कि उसके अंदर दो ऐसे मटेरियल लगे हैं जो कि लाइट रेस को ब्लॉक करते हैं। चलिए समझते हैं कि मान लो यहाँ पे ये सन है, ठीक है, यहाँ से यूवी रेज आ रही है, ये बहुत खतरनाक है, और ये वेव्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ये हर डायरेक्शन में ऐसे वेव बना के आ रही है, ऊपर नीचे कर रही है, लेफ्ट राइट 3D स्पेस में आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये अनपोलराइज्ड, दिस इज अनपोलराइज्ड एंड नाउ इसके आगे खड़े हो तुम। अब भाई क्योंकि ये यूवी रेज है, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारी आंखें खराब कर सकती हैं, तो यहाँ पे तुमने क्या किया, तुमने पहन लिए एक रेबैन के ग्लासेस। और रेबैन के ग्लासेस में क्या है, रेबैन के ग्लासेस में लेट्स से दीज आर योर ग्लासेस, ठीक है, वैसे मैंने कूल नहीं बनाए बिल्कुल भी, लेकिन मान लो ये ऐसे रेबैन के ग्लासेस। इसमें क्या होगा, तुम्हारा ये जो ग्लास है उसमें फर्दर यू गोना हैव टू ग्लासेस, ग्लास में भी यू विल हैव टू ग्लासेस। जब पहले ग्लास में से रे पास करेंगे, पहले ग्लास में से रे पास करने के बाद यू विल हैव अ पोलराइज्ड वेव, तुम्हारे पास एक पोलराइज्ड वेव निकल के आ जाएगी। तो इसमें से जब रे पास करेगी तो ये तुम्हारी आंख, ठीक है, दिस इज योर आई, और ये तुमने अपनी आंख के ऊपर पहन रखे रेबैन के ग्लासेस, और ये उसके बाद है सन, यहां से जो वेव आ रही है ये अनपोलराइज्ड वेव, और उसके बाद जो तुम्हारी आंख तक पहुंचेगी दिस इज पोलराइज्ड वेव, इसलिए वो थोड़ी सी कम खतरनाक होगी। अगर तुम्हें एक्चुअली में टेस्ट करना है दुकान पे जाके जहाँ पे लिखा होगा कि भाई ये रेबैन के ओरिजिनल ग्लासेस हैं, अगर तुम्हें टेस्ट करना है कि ये सच में रेबैन के ओरिजिनल है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, एक ग्लास लेना, एक ग्लास में क्या है कि वो एक पोलराइजर है, तुम एक दूसरा ग्लास लेना, उस दूसरे ग्लास को तुम एनालाइजर बना लेना, मतलब कि पहला ग्लास है, वहां से जो तुम्हारे पास आएगी यहाँ पे रे होगी वो पोलराइज्ड, तुम इसके आगे एक एनालाइजर रख लेना, उन्हीं का ग्लास रख देना, और उसको थोड़ा सा घुमा के देख लेना, अगर वो एक्चुअली में ट्रू पोलराइजर हुए दोनों, तुमने एक को पोलराइजर बना दिया, दूसरे को एनालाइजर बना दिया, तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ यू हैव टू पोलराइजर्स विद यू, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रे है वो है ऑल डायरेक्शंस अनपोलराइज्ड, तुम्हारे पास आएगी वन डायरेक्शन, इसके आगे तुम एक और लगा दो, और इसको एडजस्ट करके देख लो, घुमा घुमा के देख लो, एक एंगल ऐसा बनेगा कि जब तुम्हें उधर का दिखना ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों ग्लासेस हैं ये ट्रू पोलराइजर्स, ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अ पोलरॉइड। इससे हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑलराइट, और अब हमें एक लास्ट चीज करनी है कि किसी मटेरियल को पोलराइजर हमें बनाना कैसे है। ओके, ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, लाइक सैचुरेट तो नहीं हो गया, जस्ट वन लास्ट टॉपिक वी हैव कि किसी मटेरियल को पोलराइज हमें करना कैसे। तो सबसे पहले तो मेरे को उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। लेट्स से आई हैव समथिंग लाइक दिस, आई हैव अ ग्लास स्लैब लाइक दिस, इसको मेरे को पोलराइजर बनाना है। तो जो पहला तरीका होता है इसको पोलराइज करने का, वी हैव टू डू दिस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वी हैव टू डू दिस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट रेस पे पड़ती है, जब भी कोई इंसिडेंट रेस पे पड़ती है, सो वी हैव दिस रे एज इंसिडेंट रे, इसका यहाँ पे एक नॉर्मल होगा और यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल, और यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइक दिस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दिस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब अगर ये आया तो मैं इसको भी आई लिख देता हूं एक बार। Yes, sir. तो उसके बाद थोड़ी सी रे रिफ्लेक्ट होगी और थोड़ी सी रे रिफ्रैक्ट होगी। नॉर्मली हम थ्योरी में पढ़ा देते हैं कि भाई रे या तो रिफ्लेक्ट होगी या फिर रिफ्रैक्ट होगी, एक्चुअली में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है। तो यहां से आधी रेस तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहां से आई, और फिर उसके बाद आधी रेस जो है वो अभी बेंड कर जाएंगी। नाउ एक्चुअली में रे को ऐसे जाना चाहिए था, बट नाउ बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मटेरियल, so we would be bending towards the normal, we would be bending towards the normal, और ये जो मेरा एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं अपनी इंसिडेंट लाइट को चेंज कर दूंगा तो ये मेरा आई चेंज होता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा, आई इस तरह से बढ़ता घटता रहेगा। फॉर माई रिफ्लेक्टेड रे टू बी अ पोलराइज्ड रे, ये जो यहां से सन की रे आएगी ये तो अनपोलराइज्ड होगी होगी, बट फॉर माई रिफ्लेक्टेड रे टू बी अ पोलराइज्ड रे, द कंडीशन इज, for the reflected ray to be a polarized ray, the condition is that the angle between reflected ray and the refracted ray should be equal to 90 degrees. The angle between reflected and refracted should be equal to 90 degrees. Okay? क्या ये सही था? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay? ये वाली रे थी वो हो गई रिफ्लेक्ट, ये नीचे वाली रे वो हो गई रिफ्रैक्ट, और दोनों के बीच का एंगल वी वांट इट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री तो उस केस में क्या होगा, जो ये वाली रे हमारी बन के आएगी रिफ्लेक्टेड रे, दिस विल बी अ पोलराइज्ड रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे वुड बी अ पोलराइज्ड रे। ओके, इसी में से तुमको मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इसमें अगर 90 डिग्री में से ये वाले एंगल छोड़ दूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 90 डिग्री, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला एंगल रिफ्रैक्शन का एंगल, इंसिडेंस का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ये तो एक लीनियर एंगल बन गया ना यहाँ पे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो एक लीनियर लाइन बन गई। अब इसमें से अगर मैं ये बीच वाला 90 डिग्री का एंगल छोड़ दूं तो व्हाट आई विल हैव इज एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 degree. That means if my angle of incidence plus angle of refraction is equal to 90 degree, तो इस केस में क्या होगा, the reflected ray will be a polarized ray. Okay, सब कुछ समझ में आ रहा है ना दोनों को? जी सर। Okay, just take a few minutes, लिख लो इसको, फिर हम दूसरा तरीका करेंगे एक, कि रिफ्रैक्शन के साथ हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने रिफ्लेक्शन के साथ किया, फिर रिफ्रैक्शन के साथ भी देखेंगे हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं। इसी कैलकुलेशन चलो अपन और करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक रिलेशन तो यहां से आ गया, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और मेरे को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने पढ़े ना, एक तो मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से मेरे को क्या पता है कि आई शुड बी इक्वल टू ये वाला आई, वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया। एक मैंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था, जिसमें क्या था कि म्यू ऑफ वन मटेरियल, म्यू वन इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ अनदर मटेरियल, ग्लास का मटेरियल, इनटू साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी तो हमने किया था, है ना? यस सर। जो स्पेस का म्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, so this is 1 multiplied by sine of angle of incidence, sine of angle of incidence. This should be equal to glass ka mu, let's say this is mu, into sine of angle of refraction. ठीक है, सब कुछ सही है यहां तक? यस सर। इसको मैं लिख लेता हूं, sine of angle of incidence is equal to mu times sine of angle of refraction. Angle of refraction को मैं लिख लेता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इट ओके? लिख लो ना, इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को पता चल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, सब कुछ सही है ना? इज इट ओके? यस सर। And
You know sine of 90 minus theta is equal to cos theta. Sine of 30 degree is equal to cos 60 because sine of 90 minus theta is equal to cos theta. तो मैं इसको लिख सकता हूँ mu times cos of angle I, और यहाँ पे we have sine of angle I. अगर मैं cos को इधर उठा के ले आऊं, this would be sin I upon cos I, मतलब कि tan I is equal to mu. Tan of angle of incidence is equal to mu. Now इसका मतलब ये बनता है कि अगर तुमने कोई लाइट इंसिडेंट करवाई किसी मटेरियल पे और वो इंसिडेंस का एंगल इस हिसाब से है that your tangent of incident angle is equal to the refractive index of the material, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी that will be a polarized light. All good? ये डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? Yeah? समझ आ गया सर इसको। ठीक है ना? यस सर। Okay, I would be sending this video to you क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशंस है, तो मैं थोड़ा सा फ्लो नहीं जा पा रहा हूँ, बट आई होप यू आर गेटिंग दिस, लाइक यू नो इट्स अ कंफर्टेबल पेस। एक बार तुम इसको नोट कर लो, फिर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जिससे हमें थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। फिर एक लास्ट तरीका देखेंगे, थोड़ा सा विल टेक 5-6 मोर एक्स्ट्रा मिनट्स। इज इट ओके ना दोनों के लिए? यस सर। ओके जी, इसको नोट कर लो, देन वी आर गोना डू द नेक्स्ट थिंग। हो गया सर। चलो जी, मान लो हम एक सॉरी ओके मान लो हम एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम पोलराइज्ड रे बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के साथ। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइज्ड रे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक स्लैब ले ली इस तरह से, और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट करा दी, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, फिर वहां से एक लाइट तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर दूसरी लाइट यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्ट करगी इस तरीके से। ओके, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये थोड़ी सी रिफ्रैक्टेड इस तरह से। और ये जो मटेरियल था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज इक्वल टू √3। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस mu was equal to √3। The question is find the angle of refraction, ये वाला एंगल R। Find the angle of refraction, और ये मेरे को दे रखा है कि ये जो भाई लाइट निकल के आई है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट निकल के आई है, दिस इज एन एंटायरली पोलराइज्ड लाइट। ये लाइट पूरी की पूरी पोलराइज्ड लाइट है। तुम्हें बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना। टेक योर टाइम।